नमस्कार। विजय नारायण जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों नमस्कार। का लाउड इंडिया टीवी में स्वागत है और हम राजनीतिक आंदोलनों का इतिहास और इतिहास को बनाने वाले लोगों के ऊपर क्रमशः बातचीत शुरू कर रहे हैं। विजय नारायण जी समाजवादी आंदोलन को जानने वाले जीवित लोगों में एक हैं और हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि ये जो समाजवादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी या जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसके एक हिस्से के बारे में कल इन्होंने बताया और कहा कि चुनाव हुए 1952 में उन चुनावों ने समाजवादियों में एक निराशा पैदा की। अब विजय जी उससे आगे आज गतांक से आगे आज शुरू कीजिए। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, वो जो निराशा थी वो नेताओं में ही थी। ये विडंबना की स्थिति थी कि 52 के चुनाव के नतीजे से पार्टी के नेता विचलित हुए थे। कार्यकर्ता जी। बिल्कुल विचलित नहीं था। हम्म। वो 42 की क्रांति वाला कार्यकर्ता था और 48 में एक लंबा दिमाग बना के निकला था। अब मैं आप 52 हम्म। के बाद आऊंगा। पार्टी में जी। हड़बड़ी थी। देखिए, दो धाराएं थी, एक जयप्रकाश जी की, अशोक मेहता की, जो कांग्रेस के साथ सहयोग चाहते थे। दूसरी विचारधारा थी लोहिया की, जो नीतिगत आधार पर एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ कम्युनिस्टों का विकल्प चाहते थे। तो उन्होंने ही सुझाया था कि ऐसी पार्टियों से विलय होना चाहिए और विलय हो गया। किसान मजदूर पार्टी से आचार्य कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। विलय में कोई समस्या नहीं हुई। आचार्य कृपलानी इसके अध्यक्ष हो गए और डॉक्टर लोहिया इसके महामंत्री हो गए। जी। इस बीच एक ऐतिहासिक घटना घटी। उत्तर प्रदेश में नहर रेट बढ़ा और उसके खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू। जी। डॉक्टर लोहिया स्वयं उत्तर प्रदेश गए। उन्होंने इस आंदोलन को संगठित किया। पूरे प्रदेश के पैमाने पर हजारों की संख्या में किसानों ने गिरफ्तारी की। नहर रेट की वृद्धि किसानों पर के टैक्सों की वृद्धि का ही एक नाम है किसी तरह का। तो उसका प्रतिरोध सबसे कड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ। जी। इसमें हुआ क्या कि एक कानून था अंग्रेजी पीरियड का 1932 का, स्पेशल पावर्स एक्ट। उस कानून का इस्तेमाल करके सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया ताकि उनको मुकदमा चलाया जा सके, सजा दिला सके, उनको जमानत भी ना हो पाए। जी। उसमें डॉक्टर लोहिया की भी गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी में ये दिखाया गया कि डॉक्टर लोहिया ने सत्याग्रह नहीं किया, लेकिन ये सत्याग्रहियों को भड़का रहे थे। जैसा अच्छा। आज कुछ नए कानूनों में आ गया है, बिल्कुल उसी रूप में आया है। आप सत्याग्रह आंदोलन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर भड़काने का आरोप लग रहा है आज, और आपको बंद कर दिया जा रहा है। जी। डॉक्टर लोहिया को फर्रुखाबाद जेल में रखा गया और उन्होंने जेल से ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस कानून को ही चुनौती दी। उन्होंने जी। कहा कि ये अंग्रेजी काल का साम्राज्यवादी कानून है और भारत के संविधान के विपरीत है। जी। इसकी सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई और डॉक्टर लोहिया ने अपने मुकदमे की खुद सुनवाई, खुद बहस की। और 3 जजों की बेंच थी, इसमें चीफ जस्टिस भी थे। 2-1 के बहुमत से ये फैसला हुआ कि ये कानून, ये ऐतिहासिक फैसला था जी। जिसको भारत का की न्यायपालिका आज भी एक ऐतिहासिक फैसला मानती है। जी। पिछले 2-3 साल पहले इलाहाबाद गए थे ये आपके चीफ जस्टिस पुराने, जो रिटायर हो गए, गोगोई के भी पहले। जी। तो उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस कानून को ही हम रद्द करते हैं। ये हमारे संविधान की भावना के विपरीत है। और डॉक्टर लोहिया को
पूरे सम्मान के साथ कोर्ट से रिहा कर दिया जी और उनके साथ ही 1500 आदमी उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थे, उन सबको रिहा कर दिया। जी अब एक तरफ इससे पार्टी को भी लाभ हुआ, लोहिया के व्यक्तित्व में भी निखार आया, लेकिन पार्टी में एक जो दूसरी धारा थी कांग्रेस से सहयोग की, इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत बड़ा कार्ड चलाया, बहुत बड़ा पत्ता फेंका। उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं को, कृपलानी जी को एक पत्र लिखा कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी विभिन्न मुद्दों पर सहयोग करे। पार्टी ने विचार किया और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने एक 14 सूत्री कार्यक्रम बनाया। उस 14 सूत्री कार्यक्रम को लेकर जयप्रकाश जी खुद जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए। उसको उन्होंने देखा, पढ़ा और टेबल पर रख दिया और कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने जयप्रकाश जी को प्रस्ताव दिया कि तुम पार्टी में आओ, सरकार में शामिल हो और इस प्रस्ताव को तुम खुद लागू करो। इसलिए पार्टी का इतना दूर तक मैंडेट नहीं था, इसलिए वो बात विफल हो गई। इस आधार पे पार्टी में ये खींचतान तनाव चलता रहा कि पार्टी को दिशा क्या हो। अब यही दुर्भाग्य था, एक अच्छे विचारों वाली पार्टी के पास नेता थे, कार्यकर्ता थे, लेकिन स्थायित्व और स्थिरता और विश्वास की का गहरा संकट था। इसी बीच जयप्रकाश जी ने 1954 में फैसला ले लिया सर्वोदय में चले जाने का और उनकी जगह पार्टी में ले ली अशोक मेहता ने। अशोक मेहता बाद में पार्टी के अध्यक्ष हो गए। अशोक मेहता ने उस विचारधारा को थोड़ा और आगे बढ़ाया। एक उन्होंने लेख लिखा, एक बुक भी लिखा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अंग्रेजी में एक किताब थी, कंपल्शंस ऑफ ए बैकवर्ड इकोनॉमी। और उन्होंने ये थीसिस रखी कि पार्टी को, अगर कांग्रेस ने जो 1955 के अवार्डी कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस समाजवादी विचारधारा को स्वीकार किया था, तो इसको लेकर हम लोगों को सहयोग की नीति अपनानी चाहिए। पार्टी में इसका विरोध हुआ। एक बयान मधुलिमय ने दिया इसके खिलाफ बंबई से, तो इस बयान पर उनको बंबई की पार्टी ने मुअत्तल कर दिया। बाद में डॉक्टर लोहिया, जबकि मधुलिमय ने अपने बयान में किसी नेता का नाम नहीं लिया था और मधुलिमय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी थे और उन पर कोई कार्रवाई करने का अधिकार केवल वर्किंग कमेटी को था। डॉक्टर लोहिया ने भी ये विचार रखा, तो तनाव इतना बढ़ा कि अंत में पार्टी की राष्ट्रीय समिति ने 1955 में लोहिया को पार्टी से निकालने का प्रस्ताव रखा। क्या अब देखिए ये है, मैं वही कह रहा हूँ, क्या बात है देखिए जिन लोगों ने पार्टी बनाई। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर लोहिया को पार्टी से निकाल दिया गया। संतोष जी, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, किसी को भी आश्चर्य होगा कि इस बैठक में जिसमें डॉक्टर लोहिया को निकाला गया, इसमें भाग लेने के लिए जयप्रकाश जी को भी बुलाया गया और जयप्रकाश जी इस मीटिंग में उपस्थित थे और उनकी भी यही राय थी कि डॉक्टर लोहिया को निकाल देना चाहिए। जबकि लोहिया और जयप्रकाश के बीच जितने गहरे वैचारिक संबंध थे, उससे ज्यादा उनके बीच व्यक्तिगत संबंध थे, जो तमाम टूट फूट के बावजूद कभी खत्म नहीं हुए। उनका एक दूसरे से जो व्यक्तिगत लगाव था, अनौपचारिक लगाव था। अभी एक घटना का जिक्र मैं करूंगा कि ये इतना अनौपचारिक था। पंचमढ़ी की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दोनों लोग एक ट्रेन से जा रहे थे
जयप्रकाश जी प्रथम श्रेणी के डब्बे में प्रभा जी के साथ बैठे थे। डॉक्टर लोहिया उस डब्बे में चले गए। जयप्रकाश जी ने कहा कि तुम भी इसी में चल सकते हो। लोहिया जी ने कहा नहीं, तुमने ये क्यों कहा कि तुम ही चल सकते हो? तुमने ये क्यों नहीं कहा कि तुम भी इसी में चलो? इसलिए मैं इसमें नहीं जाऊंगा। देखिए कितने लगाव के रिश्ते थे। तो लगता है ये टूट कितनी दुर्भाग्यपूर्ण थी जहां इतने नजदीकी रिश्ते रहे हो। बात बढ़ी तो डॉक्टर लोहिया को अपनी दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। 1956 में हैदराबाद में उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बनाई, सोशलिस्ट पार्टी। लेकिन इस पार्टी का मूलभूत प्रस्तावना, सिद्धांत, वक्तव्य डॉक्टर लोहिया ने खुद लिखा और पूरा वक्तव्य उनका जो था वो समाजवाद का भारतीय संदर्भों में सरलीकरण था। इसमें भारतीय समाज की के बनावट की अभिव्यक्ति होती थी। जैसे अपने पहले प्रस्ताव में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि हम जमींदारी व्यवस्था खत्म करेंगे, जमीन का समान वितरण कराएंगे। तो वो सब तो हो नहीं पाया। जमींदारी उन्मूलन हुआ जरूर, लेकिन उससे जमीन के वितरण पर कोई बहुत फर्क पड़ा नहीं। और बिहार में तो आप रहे हैं जब इंटरनेट की समस्या आ गई लग रहा है। हेलो। जमींदार उन्मूलन कानून ही अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाया बिहार में। जी आ गई लाइन? आ रही? जी जी आ रही, आवाज आ रही है। हाँ, इसलिए बिहार में जमींदारी व्यवस्था अपनी जड़ पकड़े रही और आज भी उसी रूप में है। तो लोहिया ने जो नई थीसिस दी, इसमें इन्होंने कहा कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन तीनों को विशेष अवसर मिलना चाहिए। और एक फार्मूला उन्होंने तय किया 60% का। महिलाएं मैंने सभी के घरों की महिलाएं, जिसमें महिलाओं को वो बैकवर्ड मानते थे। क्या फॉरवर्ड की क्या बैकवर्ड की महिला की सबकी स्थिति हमारे समाज में एक जैसी ही उपेक्षित है। और भाषा के सवाल पर उन्होंने नया चिंतन दिया, अंग्रेजी हटाओ का चिंतन दिया, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने का चिंतन दिया। ये प्रस्ताव ही बाद में जाकर अंग्रेजी हटाओ आंदोलन का आधार हुआ। आप तब तक उस वक्त तक सक्रिय हो रहे होंगे। ये 67 की बात मैं कह रहा हूं। जी जी। 57 का चुनाव आ गया। 57 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 19 सीट मिलती है और लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी को 9 सीट मिलती है। लेकिन हुआ क्या कि दोनों में आपसी टकराहट से सीटों का नुकसान बहुत हो गया। अब 57 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी दो यूनाइटेड कर लीजिए तो उनके सांसदों की संख्या और कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों की संख्या बराबर हो गई, जहां हम पहले चुनाव में काफी पीछे थे। तब जयप्रकाश जी को भी लगा कि ये आपसी टकराव तो हमको बहुत नुकसान कर गया, हम लोगों को फिर से एक होना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर लोहिया को चिट्ठी लिखी। लोहिया जी वो लखनऊ में थे कि भाई पार्टी को एक हो जाना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कब उसका की सहमति दी। जयप्रकाश जी लखनऊ गए, बातचीत हुई। लोहिया ने कहा कि भाई देखो, तुमने तो हमको पार्टी से निकाल दिया, तो हमने नई पार्टी बना ली, हमने नया सिद्धांत वक्तव्य दिया, उसको देख लो। उस सिद्धांत वक्तव्य में जो हमने नई बातें कही हैं उसको मान लो, पार्टी का विलय हो जाएगा। लेकिन इस पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में बात बनी नहीं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ये 60% के विशेष अवसर के सिद्धांत को मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक चीज ये थी
कि कार्यकर्ताओं में एकता का आग्रह बराबर बना रहा। नेताओं में भले ही अलगाव रहा, दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं का मिलना जुलना, एक साथ नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश बराबर जारी रही। जयप्रकाश जी फिर वापस चले गए सर। 1962 में भी यही स्थिति रही, आपसी लड़ाई से नुकसान बहुत हुआ और उन दिनों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की कमान अशोक मेहता के हाथ में थी। अशोक मेहता, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने प्रस्ताव किया कि चलो भाई एक बार फिर मिल लिया जाए, लेकिन उस पर सोशलिस्ट पार्टी लोहिया वालों की सहमति नहीं मिली। उसका मूल कारण ये था कि डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश ये अशोक मेहता के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। उनके रिश्ते जयप्रकाश जी से जितने ही अच्छे थे, अशोक मेहता से उतने ही अविश्वास के थे, उतनी ही दूरी थी। लेकिन इस बीच दो ऐतिहासिक घटनाएं हुई, एक तरफ एकता की, एक तरफ विवाद की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के 40 विधायक थे और सोशलिस्ट पार्टी के 24 विधायक थे। और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस आपसी झगड़े की वजह से जनसंघ 62 सीट जीत गई। तो दोनों पार्टियों के विधायकों ने तय किया कि हमारी जगह हम ज्यादा हैं मिल करके, ये जनसंघ क्यों विपक्षी दल की मान्यता लेगा। दोनों पार्टियों में विधायक दल में एकता हो गई और उग्रसेन जी इसके नेता हो गए और विपक्ष के नेता की मान्यता मिल गई। तो एकता का आग्रह देखिए विधायकों में भी था, कार्यकर्ताओं में भी था। बाद में कुछ दिन ये चली एकता, बाद में वो टूट गई। इसके बाद एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटती है कि अशोक मेहता कांग्रेस सरकार के डेलीगेशन का मेंबर बनकर राष्ट्र संघ में चले गए। मृदुल मृदुल आप बोलते रहिए, फोन बजने दीजिए। अरे इसको ठीक करो भाई, काटो इसको। जी हाँ, माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया था। जी बोलिए। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है। हाँ, तो इस पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने उनको नोटिस दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की और अशोक मेहता जो पीएसपी के नेता थे उसको पार्टी की कार्यसमिति ने 6 साल के लिए निकाल दिया। जैसे ही ये घटना घटी, लोहिया ने खुद पहली बार अपनी ओर से प्रस्ताव किया कि चलिए एक हो जाए हम लोग, और दोनों पार्टियों का एका, कार्य समितियों का एका हो गया। ये सब जैसे लगता है कि लोहे और चुंबक को दूर रखिए तो दूर रहेगा, नजदीक लाइए तो अपने आप में वो चिपक जाएंगे। फिर सम्मेलन हुआ बनारस में, उस नई पार्टी का नाम हो गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। सम्मेलन हुआ बनारस में, ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ, बड़ी भीड़ हुई और बड़ा उत्साह था इस सम्मेलन में। लेकिन इस सम्मेलन में की विडंबना ये रही कि डॉक्टर लोहिया ने कहा था सम्मेलन से पहले कि मैं एकता का समर्थक हूं, उन्हीं के आह्वान पर एकता थी, लेकिन मैं अभी कुछ दिन पार्टी से बाहर रहूंगा। अब वो सही है या गलत है ये अपनी राय है। मेरी अपनी राय है कि उनको सम्मेलन में आ जाना चाहिए था। अब लोहिया को पार्टी के सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित करने के लिए एक प्रस्ताव आ गया और उस प्रस्ताव को पेश किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के ही 2 डेलीगेटों ने। आप कह सकते हैं कि ये मैनिपुलेशन भी रहा होगा। इस प्रस्ताव पर पीएसपी के डेलीगेट सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जब विलय हो गया
तो डॉक्टर साहब को अपने आप सम्मेलन में आ जाना चाहिए। उस सम्मेलन में कुछ लोग जुलूस में डॉक्टर लोहिया के बारे में कुछ किसी ने अपशब्द भी कह दिया, तो जुलूस में ही झगड़ा हो गया। इस झगड़े के कारण पार्टी फिर से एक होते होते टूट गई। हालांकि पीएसपी का बड़ा हिस्सा इस सम्मेलन में रह गया और एक छोटा टुकड़ा फिर अलग हो गया, फिर पीएसपी बन गई। तो ऐसे बनते बनते काम हम लोगों के रह जाते थे। अब जो अगला दौर आता है वो गैर कांग्रेसवाद का है। इस दौर की कल्पना डॉक्टर लोहिया ने 1962 में चीनी हमले के दौरान भारत की शर्मनाक पराजय के बाद की। डॉक्टर लोहिया का ये कहना था कि इस घटना के बाद ये सरकार, केंद्र सरकार, ये राष्ट्रीय शर्म की सरकार हो गई और इसको हटाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को सारे मतभेदों को भूल करके वोटों का बंटवारा रोकने के लिए एक मंच पर आना चाहिए, एक सीट पर एक आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए। जी। लोहिया ने इस घटना के, इस प्रस्तावना के पूर्व दिसंबर 1962 में अक्टूबर में युद्ध हुआ था। 60 में डॉक्टर लोहिया ने एक हिमालय बचाओ सम्मेलन किया दिल्ली में। जी। जिस सम्मेलन के उद्घाटन के लिए उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया और राजेंद्र प्रसाद जी पटना से चलकर इस सम्मेलन का उद्घाटन करने दिल्ली आए। वो आए इसलिए, संदर्भ बता दूं आपको, कि तिब्बत पर चीन के साथ समझौते का विरोधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को मना किया था कि ये समझौता मत करो। इस समझौते की एक चेतावनी 1952 में ही सरदार पटेल ने एक चिट्ठी लिखकर जवाहरलाल नेहरू को दे दी थी। वह ऐतिहासिक चिट्ठी है, इंटरनेट पर अभी मौजूद है। उस चिट्ठी में सरदार पटेल ने कहा था कि देखो, अगर तिब्बत पर अगर चीन का कब्जा स्वीकार कर लोगे तो चीन तुम्हारे दरवाजे तक आ जाएगा और तुम्हारे सामने ऐसी मुसीबत आएगी जिसका मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे। उन्होंने ये भी लिखा आखिरी पैराग्राफ में कि उस दिन तुम्हारी मदद करने के लिए मैं नहीं रहूंगा। 1952 में ही ये, देखिए कैसे कैसे लोग थे और जवाहरलाल नेहरू ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया था। जी। इसके बाद डॉक्टर लोहिया ने एक पुस्तक भी लिखी। पुस्तक का नाम है इंडिया, चाइना एंड हिमालयन बॉर्डर्स। ऐतिहासिक पुस्तक है। जी। इस सम्मेलन के बाद डॉक्टर लोहिया विरोधी दलों के साथ बातचीत करने और एक मंच पर सबको लाने की कोशिश में लगे। कलकत्ता सम्मेलन हुआ 1963 में सोशलिस्ट पार्टी का, लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी का, जिसमें गैर कांग्रेसवाद की रणनीति के नाम से एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव डॉक्टर लोहिया का था। मधुलिमय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। मधुलिमय की राय ये थी कि समान विचारधाराओं के साथ ही तालमेल संभव होता है और इस विचार को लेकर 77 में यही बात उन्होंने जयप्रकाश जी से भी कही थी। अभी मैं इसको इसलिए कह दे रहा हूं कि इन बड़े नेताओं के अलावा दूसरी पीढ़ी में भी बड़े नेता थे हमारे पास जी। और सिद्धांत के प्रति बड़े सतर्क प्रतिबद्ध लोग थे। तो ये जब घटना घटी, मधुलिमय सम्मेलन में आए नहीं। लोहिया का प्रस्ताव था, राजनारायण जी ने पेश किया। उस प्रस्ताव का सबसे कड़ा विरोध जॉर्ज फर्नांडिस ने किया और सम्मेलन बट गया दो हिस्से में। ऐसा लगा कि पार्टी टूट जाएगी, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने भाषण करके पार्टी को बचाया।
फिर भी उनके प्रस्ताव पर वोटिंग हुई, विरोध में भी अच्छे मत मिले। वो उन दिनों देखिए सोशलिस्ट पार्टी के अंदर कितना लोकतंत्र बचा हुआ था, जबकि कांग्रेस के अंदर नेहरू के जमाने में भी ये स्थिति खत्म हो चुकी थी। नेहरू के विरोध में कोई प्रस्ताव आए, सम्मेलन में उनके खिलाफ कोई खेमा खड़ा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब ये प्रस्तावना आ गई, मधुलिमय को खुद लोहिया ने मिलकर बंबई में मिलकर बातचीत करके उनको राजी किया और कहा कि देखो ये प्रस्ताव नहीं है, ये रणनीति है, इस रणनीति को ट्रायल दो, ये हमारी मंजिल नहीं है। लोहिया ने मधुलिमय से कहा और वो उसकी बात मान गए। उसके बाद आप जानते हैं कि गैर कांग्रेसवाद की रणनीति आई, एक गैर कांग्रेसवाद का दौर भी आया। 62 के बाद से कांग्रेस का नेतृत्व भी बदला, लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी आ गई थी और 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इन सरकारों की विशेषता क्या थी? अब देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी भी सोशलिस्ट पार्टी के सरकार में शामिल थी। पश्चिम बंगाल में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी उसके मुख्यमंत्री अजय मुखर्जी पूर्व कांग्रेसी थे। उन्होंने बंगला कांग्रेस नाम की एक अलग पार्टी बनाई थी। सीपीएम भी था उसमें, आरएसपी भी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भी थी। तो एक नया रूप बन रहा था और सभी सरकारों में सोशलिस्टों ने ये कोशिश की कि ये सरकारें किसी न्यूनतम कार्यक्रम पर चले और हर जगह एक न्यूनतम कार्यक्रम, जिसको 33 सूत्री न्यूनतम कार्यक्रम बनाया इसलिए गया कि सरकारों में कोई झगड़ा ना हो पाए, सरकार चले। लोहिया ने कहा था कि तुमको सरकार बनने के दिन क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, 6 महीने में क्या करना है, ये काम करके बताओ ताकि तुम्हारी सरकारें अपने काम से बोलें। अब आप जानते हैं कि अक्टूबर में ही 67 में ही उनका देहांत हो गया और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा और धीरे धीरे सरकारें गिरती भी नहीं। उड़ीसा में तो ऐसा हुआ था संतोष जी कि स्वतंत्र पार्टी और बीजू पटनायक की उत्कल कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई थी और ये सरकार सबसे ज्यादा दिन चली, 1969 तक ये सरकार चली। इस बीच जो पहली सरकार उत्तर प्रदेश में गिरी है चरण सिंह की, उसके पीछे एक सैद्धांतिक और ऐतिहासिक घटना है जिसका रिश्ता 1953 की केरल सरकार से भी जाता है। हुआ ऐसा था कि तब केरल का नाम ट्रावणकोर कोचीन था, वहां किसी पार्टी को बहुमत नहीं था। कांग्रेस ने कहा सोशलिस्ट पार्टी सरकार बनाए, हम समर्थन करेंगे, और तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए भी सोशलिस्ट पार्टी की अकेले की सरकार थी। उस सरकार में किसानों पर गोली चला दी, किसान निहत्थे थे, 7 आदमी मरे थे और 12 आदमी घायल हुए। लोहिया ने पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होते हुए जेल से एक तार भेजा कि पार्टी मुख्यमंत्री को, पट्टम थाणु पिल्ले को, कि सोशलिस्ट पार्टी की सरकार किसानों पर गोली नहीं चला सकती, तुम फौरन इस्तीफा दो। पट्टम थाणु पिल्ले ने पार्टी की राष्ट्रीय समिति में अपील की और पार्टी की राष्ट्रीय समिति ने यह निर्णय दिया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में गोली चलाई जा सकती है। मेरी अपनी राय है कि पार्टी एक ऐतिहासिक निर्णय से लेने से चूक गई, इतिहास बनाने से चूक गई। और आप देख रहे हैं आज क्या हो रहा है देश में, गोली चलाना सरकार अपना अधिकार समझती है। पूरे देश में हर रोज किसानों, मजदूरों, नौजवानों, बेरोजगारों पर गोलियां चल रही हैं। ये पुलिस की गोलियां किसी समस्या का समाधान नहीं थी,
आज भी नहीं है। अब उस समय तो लोहिया की बात नहीं मानी गई। लोहिया के न रहने पर 1967 में एक घटना घटी उत्तर प्रदेश में। जी मोदी नगर में, जी मोदी नगर के मजदूर हड़ताल पर थे और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मोदी नगर के मजदूरों पर गोली चला दी। इस गोलीकांड में भी 4 आदमी मरे। जी 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 बोलिए। क्या हुआ रे? जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए। आ गई आवाज? आप बिल्कुल आ रही है। ठीक है। तो गया में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। ये दिसंबर की बात है, दिसंबर 67 की। जी जी पार्टी ने कहा कि सोशलिस्ट, राष्ट्रीय सम्मेलन ने प्रस्ताव पास किया कि सोशलिस्ट पार्टी ऐसी सरकार में शामिल नहीं होगी जो सरकार मजदूरों पर गोली चलाती है। बिल्कुल त्रावणकोर 53 वाली ही घटना थी, लेकिन इस बार पार्टी का फैसला दूसरा हो गया और उत्तर प्रदेश सरकार में 5 मंत्री थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के। उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया, लेकिन पार्टी ने यह कहा कि चरण सिंह की सरकार को हम सरकार में न रहते हुए भी समर्थन देते रहेंगे। जी अब हुआ क्या कि एक एक करके सरकारें गिरने भी लगी। अब जो अगले दौर पे मैं आऊंगा, कांग्रेस में टूट होती है 1969 में। जी उसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव था। आप जानते हैं इंदिरा गांधी ने नाम प्रस्तावित किया था संजीव रेड्डी का। उन्होंने समर्थन किया, अपने लोगों से वोट कराया वीवी गिरी के पक्ष में। वीवी गिरी चुनाव जीत गए। उन दिनों दोनों सोशलिस्ट पार्टियों और दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने इंदिरा गांधी के उम्मीदवार का समर्थन किया था। वो इसलिए था कि इंदिरा गांधी ने 1969 में जब कोयले खदान का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, तो सारे लोगों ने इसका समर्थन किया, इसलिए कि सारे लोग इसका समर्थन करने को मजबूर थे। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उस पर वो चुनाव लड़ गई और सारे लोगों का सफाया हो गया। तब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के सहयोग से चुनाव लड़ी। 71 में 70 के दिसंबर महीने में पूना में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सम्मेलन था। अब यहां एक कार्य समिति में एक प्रस्ताव आया, अलग अलग 2 अलग तरह के प्रस्ताव आए। एक ये था कि पार्टी अलग चुनाव लड़े, लेकिन जिनसे हमारी राय मिलती है समान विचारधारा के लोगों से तालमेल करें। ये लाइन थी मधुलिमय और जॉर्ज फर्नांडिस की। दूसरी तरफ राजनारायण की लाइन थी कि नहीं, पार्टी को कांग्रेस, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, इन सारी पार्टियों के साथ एक महागठबंधन बनाना चाहिए। इस पे मतभेद हो गया। राजनारायण जी के पक्ष में एक वोट ज्यादा पड़ा, इसलिए पार्टी गठबंधन में चली गई। लेकिन 71 का चुनाव नतीजा अच्छा नहीं रहा। हम लोगों की हैसियत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की 23 सीट से घट के 3 हो गई और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की हैसियत 12 से घट के 3 वो भी हो गए। तो विधानसभाओं में भी बाद में ऐसे ही नतीजे हुए। इसके बाद फिर एक कोशिश हुई कि पार्टी को एक किया जाए, और ये कोशिश शुरू हुई मधुलिमय और जॉर्ज फर्नांडिस के गुट की तरफ से। राजनारायण जी इसके विरोधी थे। एक पटना में सम्मेलन हुआ, विशेष सम्मेलन, जिसमें पार्टी ने दोनों पार्टियों के विलय को प्रस्ताव को मान लिया और पार्टी का फिर से विलय हो गया। उस पार्टी का फिर नाम हो गया
सन 48 वाला सोशलिस्ट पार्टी। अब देखिए, इस लंबा चक्कर लगाकर 20 वर्षों का हम लोग कहां से कहां पहुंचे, ऊपर गए नीचे आए, आपस में लड़ते रहे, एक भी होते रहे। ये 20 साल की विडंबना का नतीजा था। पार्टी एक हो गई। फिर इस बीच एक बड़ी दुर्घटना घटी उत्तर प्रदेश में। जी। राजनारायण जी का टर्म 1972 में समाप्त हो रहा था और वो चाहते थे कि पार्टी उनको राज्यसभा का फिर से टिकट दे। पार्टी का विधान था कि जो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हो उसको राज्यसभा नहीं मिलेगी, तो उनको राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। लेकिन राजनारायण जी 72 में चुनाव लड़ गए निर्दल होकर, और वो भी हार गए और पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार भी हार गया। तो उत्तर प्रदेश में तो एक बंटवारे की स्थिति वहां पर हो गई, बड़ा बंटवारा हो गया। राजनारायण जी ने अलग पार्टी बना ली, सोशलिस्ट पार्टी लोहियावादी। इस बीच इससे भी एक बड़ी दुर्घटना हुई। देखिए, बिहार में बांका में एक उपचुनाव हुआ, एक सीट खाली हुई। वो मधुलिमय का इलाका था, मधुलिमय मुंगेर से ही जीतते थे, बांका मुंगेर का ही एक हिस्सा था। मधुलिमय वहां चुनाव लड़ने गए और वहां कर्पूरी ठाकुर ने राजनारायण जी से कहा कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हमारा खेमा यहाँ कमजोर पड़ जाएगा। अब ये सारा खेल देखिए कर्पूरी ठाकुर का था। इस खेल से जुड़ा हुआ एक बड़ा दिलचस्प किस्सा मैं आपको बता रहा हूं, जिसको सबको जानना चाहिए। जनेश्वर जी का देहांत 2005 में होता है और अपने देहांत से पहले दिल्ली में राजेंद्र प्रसाद रोड में अपने कुछ साथियों के साथ, जिसमें मैं भी था, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाया इसी घटना का, दोनों लोगों के चुनाव लड़ने का। उन्होंने कहा कि मैं इलाहाबाद में था और राजनारायण जी आ गए। उन्होंने हमसे कहा कि बांका चलना है। तो जनेश्वर जी ने उनसे कहा कि बांका में आपका क्या है। उन्होंने दूसरी बात कही कि आप मधुलिमय के साथ अपने रिश्ते को इतनी दूर तक मत बिगाड़िए कि कल समझौता होने की स्थिति ही नहीं रह जाए। बाद में राजनारायण जी का दबाव पड़ा और जनेश्वर जी उस चुनाव में प्रचार के लिए गए उनके। उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो उसका एक बढ़िया किस्सा उन्होंने सुनाया। वो बक्सर में रुके। उन दिनों बिहार समाजवादी युवजनों का एक बड़ा केंद्र था, आप रह चुके हैं पटना में, जानते हैं। बक्सर में सड़क के किनारे समाजवादियों का एक अड्डा था, एक छोटा सा चाय की दुकान जैसा होटल था। ये जाके वहां बैठ गए, पहले भी बैठते थे। इनके बैठने की खबर फैली और बक्सर के सारे समाजवादी युवजन वहां आ गए और उन सारे समाजवादी युवजनों ने जनेश्वर जी से पूछा कि भाई आपने ये क्या करवा दिया, हम लोग तो अब कहीं के भी नहीं रहे, हमारा तो भविष्य ही खत्म हो गया। इस घटना का जिक्र स्वयं जनेश्वर जी ने किया है। और आप जानते हैं कि जनेश्वर जी अपने अंतिम दिनों में कितने बड़े नेता थे, संघर्ष के नेता थे और मुलायम सिंह के कृपा पर जीवित थे। इसका दर्द, एक भीतरी दर्द उनको भी था और शायद उसी दर्द के चलते उन्होंने ये किस्सा सुनाया कि हमारे नेताओं में क्या क्या होता रहा। तो उसको लेकर पार्टी की दूर। हाँ, एक इसमें सिलसिला मैं सुना दूं। आपको बताया ना कि कर्पूरी ठाकुर ने राजनारायण जी को कहा, राजनारायण जी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का हर घंटे पर फोन आ रहा है और वो कह रहे हैं कि आप नहीं लड़ेंगे तो हमारा खेमा यहाँ कमजोर हो जाएगा। और इस बात की जानकारी बिहार के सभी समाजवादियों को थी,
चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के साथ थे या रामानंद तिवारी के साथ, कि दोनों को लड़ाने का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था। ये आज भी इस चीज का एक तकलीफ बिहार के लोगों को है। तो ये घटना हुई तो दोनों लोग अलग हो गए और उत्तर प्रदेश में राजनारायण जी लोकदल में चले गए। अब इसका एक घटनाक्रम का जो अगला दौर आएगा, आप जानते हैं कि 1971 में राजनारायण जी इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तब वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे जी, और चुनाव हार गए। उसके बाद उन्होंने इस चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। बड़ा दिलचस्प मुकदमा रहा। उनके इस चुनाव पिटीशन में सीबी गुप्ता ने भी उनकी बड़ी मदद की। सीबी गुप्ता ने शांति भूषण को उनका वकील बनवाया, प्रशांत भूषण के पिता को, जो 77 में लॉ मिनिस्टर भी थे जनता पार्टी की सरकार में। जी जी जी। चुनाव पिटीशन राजनारायण जी जीत गए। जी, वो जीते इस आधार पे कि यशपाल कपूर इंदिरा गांधी के चुनाव एजेंट थे। जब उन्होंने एजेंट का पर्चा भरा, उस वक्त वो भारत सरकार के कर्मचारी थे, ट्रेडिंग कारपोरेशन के वो चेयरमैन थे। जी, इस्तीफा दिया था उन्होंने, लेकिन उनका इस्तीफा नामांकन दाखिल होने के बाद मंजूर हुआ। और दूसरी बात ये थी कि इंदिरा गांधी के चुनाव में सरकारी साधनों का इस्तेमाल हुआ था। जी, जिस ड्राइवर ने गाड़ी चलाई उसने लॉग बुक में सारा विवरण लिखा हुआ था, उसकी गवाही भी हुई, उसने ये गवाही भी दी। और जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में लिखा कि चुनाव प्रचार में 2 बड़ी अनियमितताएं हुई, जिनका जिक्र मैंने कहा, इसलिए इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द किया जाता है। अब इसके बाद तो तहलका मच गया देश में। उस सारे दौर से आप खुद जुड़े हुए थे। उनके वकील ने इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में गई। 26 जून को फैसला आने वाला था। 25 जून को रामलीला के मैदान में एक ऐतिहासिक सभा होती है। इसमें जयप्रकाश जी भी जाते हैं, मुरार जी भी थे, राजनारायण जी भी थे, चौधरी चरण सिंह भी थे। वहीं जयप्रकाश जी ने नारा दिया था कि गद्दी छोड़ो की जनता आती है। ये ऐतिहासिक नारा था जो बाद के दिनों में भी चलता रहा। और शायद इसी से घबरा करके, उसके पीछे घटनाक्रम बहुत हैं। इंदिरा गांधी के खेमे में भी 2 राय थी। एक खेमा था कि भाई आप छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए, दूसरा चुनाव लड़कर आ जाइए। लेकिन दूसरा खेमा ये था कि नहीं, इमरजेंसी लागू करिए, इन सारे लोगों को जेल में भेजिए और 26 की अपील में जो होगा उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद तो इमरजेंसी लागू हो गई। विजय नारायण जी, इसमें एक जयप्रकाश जी ने जो बात कर लिया। नहीं, जयप्रकाश जी ने जो बात कही थी वो आपको याद दिला रहा हूं, जो एक मुख्य कारण बनी इमरजेंसी का। जयप्रकाश जी ने सेना से कहा था और पुलिस से कि जो पहले भी कहा था, आप ठीक कह रहे हैं, कानून के विरोध में हो और आपके क्या कहते हैं, आत्मा के विरुद्ध हो, उस आदेश को मत मानिए। ठीक बात है, वो पहले भी कहा था, वो सही बात है। जयप्रकाश जी ने ये पहले शंकर राय जी, इस पे सिद्धार्थ शंकर राय ने इंदिरा जी को समझाया। ठीक करो यार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल, वो बड़े वकील भी थे। क्या बिल्कुल बिल्कुल कि आपातकाल लगाना चाहिए। जी, ठीक बात। अब विजय नारायण जी, मैं आज का जो सेशन है, आज का जो ये घटनाक्रम है, इसको यहाँ रोकने का अनुरोध आपसे करता हूँ कि 45 मिनट हो चुके हैं। अब हम जब कल से शुरू करेंगे तो कल से आप जहां पर आज पहुंचे हैं कि आपातकाल लग गया 25-26 जून की रात में, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस, इस कहानी को कल से शुरू करेंगे। उसको हाँ, वो भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, इसी पर आ जाएंगे। लेकिन जो
सोशलिस्ट पार्टी वाला अध्याय है विलय तक, उसको भी देखा जाए, वहां तक पहुंचा जाए, जो पार्टी का विलय ठीक हुआ है, उस पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं थी आखिर में। ठीक है। तो कल इसको शुरू ठीक है। करके और फिर हम इमरजेंसी में जॉर्ज का रोल, क्योंकि आपके साथ जो विक्रम राव जी ने कहा है वो बड़ी सब लोग जी जानते हाँ, जी होंगे, हाँ, लेकिन ठीक। मुझे तो पहली बार पता चला कि आपकी वजह से जॉर्ज फर्नांडिस की जान बची, नहीं तो उनका एनकाउंटर हो जाता। इसके बारे में हम कल से बात शुरू करेंगे। जी हाँ, जी हाँ, कल समाजवादी बताइए। आंदोलन, समाजवादी आंदोलन का पटाक्षेप और आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस का रोल, और उसके बाद जो ठीक ठीक। बाकी बचे हुए नेता हैं उनके बारे में भी इस क्रम में अलग अलग बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। राजनारायण जी के बारे में बात करेंगे, मधु जी के बारे में बात करेंगे, और इस इतिहास और इतिहास को बनाने वाले क्रम को एक जगह पहुंचाएंगे। तो कल मुलाकात करते हैं विजय नारायण जी। और जो दर्शक हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि ये बहुत दिलचस्प सीरीज चल रही है। ठीक है, ठीक है, धीरे कल धीरे परसों आप दोनों दिन रखेंगे। धीरे धीरे जी धीरे धीरे आपके पास ये बात सारी पहुंचेंगी और आप इसको देखेंगे, और आपकी अगर कोई टिप्पणी हो तो जरूर हमें भेजें। ठीक नमस्कार। है, ठीक है। नमस्कार।